दोस्तों आज की क्लास में हम आपको चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो कि पहले वाला वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर उससे पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया था और मॉडल पेपर से। दोस्तों आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए में खरोष्टी, बी में अरमाइक लिपि और सी में ब्राह्मणी लिपि और डी में इनमें से कोई नहीं। उत्तर पश्चिमी भारत जो भारत के सबसे ऊपर में जो राज्य है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो इस यहाँ पर जो अशोक का अभिलेख मिला था उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था दोस्तों, तो वहाँ पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था, खरोष्टी लिपि का। अब हम चलेंगे दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो महाजन पद 16 ठो है दोस्तों, जिसमें से सबसे प्रमुख महाजन पद है मगध, जो कि आज के आधुनिक बिहार में पड़ता है। ओके दोस्तों, मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों यहाँ पर, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए में बिंबिसार दिया है, जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने की। दोस्तों आज का फोर्थ क्वेश्चन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कब से कब तक रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल 330 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। कब रहा था दोस्तों, 323 से 298 ईसा पूर्व तक। दोस्तों आज का हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। दोस्तों इसमें तो पहले हम देखेंगे जो गुप्त काल के बारे में ज़्यादा यहाँ पे चित्रण दिया गया है, क्योंकि गुप्त काल के ऑप्शन नंबर ए में भी है और 2 में भी है और 3 में भी है और 4 में भी है। पहले गुप्त काल का स्थापना किसने किया था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीगुप्त ने, क्योंकि ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन है। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य का उपाधि ग्रहण किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन है दोस्तों, समुद्रगुप्त था। दोस्तों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की। मुद्रा राक्षस की स्थापना किसने की। जहाँ पर आप पहले बता दीजिए, मेगास्थनीज क्या था, इंडिका लिखा था। मेगास्थनीज इंडिका ने लिखा था, इंडिका लिखा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और दोस्तों मुद्रा राक्षस किसका था, विशाखदत्त का। विशाखदत्त का रचना था मुद्रा राक्षस। अब हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया था। और मौर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, जो प्रसिद्ध था, अशोक था। वो कौन था दोस्तों, अशोक। दोस्तों अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें पूछा जा रहा है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद, सबसे महत्वपूर्ण वेद है दोस्तों ऋग्वेद। और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद भी है ऋग्वेद ही। तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके दोस्तों,
दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो दोस्तों हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए हैं कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा जाता था। नेपोलियन, समुद्रगुप्त को नेपोलियन का भी संज्ञा दी जाती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का स्थापना, मौर्य वंश का स्थापना। ओके दोस्तों आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मतलब जो सबसे विशाल, शक्तिशाली और सभी कुछ में आगे था वो था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली था, जो आज की आधुनिक बिहार में है। ओके दोस्तों पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का विजय का उल्लेख किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कनिष्क का राज्य हरण की तिथि क्या है। कनिष्क का राज्य हरण की तिथि क्या है। तो कनिष्क का राज्य हरण की तिथि 98 ईस्वी है। क्या है दोस्तों, 98 ईस्वी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महापात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। किसने किया था, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था। सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को ही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका ही काल में स्वर्ण का सिक्का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था चलना। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है कालिदास। तो कालिदास का प्रमुख रचना हो गया अभिज्ञान शकुंतलम। क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में भी बताए हैं ये कालिदास की रचना के बारे में। आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन बी में बोला है बाणभट्ट, जो कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन डी में दिया है पतंजलि। तो पतंजलि का भी रचना है एक महाभाष्य, जो कि एग्जाम में आता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा, महाभाष्य। दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो लक्षणाध्यक्ष, जो लक्षणाध्यक्ष था वही मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों कलहर थे। कौन थे दोस्तों, कलहर। दोस्तों अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में अर्थशास्त्र और इंडिका में लिखा गया है। अर्थशास्त्र के इंडिका में मौर्य वंश के बारे में ही लिखा गया था दोस्तों। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई।
अर्थशास्त्र की रचना कभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है। मतलब पतंजलि के महाभाष्य में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? प्राक मौर्य काल की। प्राक मौर्य काल की जानकारी हमें पतंजलि की महाभाष्य में मिलती है। दोस्तों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर, जिसमें पूछा गया अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत की रचना किए थे। किसका किए थे? महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास किए थे। वाल्मीकि रामायण की रचना किए थे। रामायण। ओके दोस्तों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, जिसमें पूछा गया है, वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गण संघ। वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या बोला गया दोस्तों? गण संघ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। जनपद शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? क्या पूछा गया है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद, जनपद के मतलब होता है जहाँ लोग निवास करते हैं, मतलब उसी को जनपद कहा जाता है दोस्तों। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, समझे दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे दोस्तों। इसमें लिखा गया, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे चांदी और तांबे के। पंच चिन्ह का जो सिक्का था ना दोस्तों, चांदी और तांबा को मिलाकर बनाया जाता था। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ था? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में अशोक का द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म प्रचारित नहीं हुआ था। श्रीलंका में भी हो गया था, जापान में भी हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र था दोस्तों, अर्थशास्त्र। अल्बेरुनी का था दोस्तों किताब उल हिंद। अल्बेरुनी का रचना था किताब उल हिंद। दोस्तों अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 28 पर, जिसमें पूछा गया है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धर्म का शुरुआत सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो मौर्य वंश का संस्थापक है। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। अब इसमें पूछा गया, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में सबसे नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, जो अशोक ने लड़े थे। किसने लड़ा था? अशोक ने। दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर, जिसमें पूछा गया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? पाटलिपुत्र की जो स्थापना था उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इन में से सभी संगम पर, क्योंकि गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर ही किया गया था। दोस्तों आज का 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ये भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त थे, और यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन ही था। कौन था दोस्तों? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त थे, और यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। ओके दोस्तों, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर दोस्तों। इसमें पूछा गया है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तब फहियान था ना, गुप्तों के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 34 पे में पूछा गया है दोस्तों कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, सेल्यूकस निकेटर के पुत्री का विवाह के बारे में बात करने के लिए।
फिर वो बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गए थे। ओके दोस्तों, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पर, जिसमें पूछा गया है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया। एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट के शासकों ने निर्मित करवाया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूट के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत सबसे पहले अशोक ने किया था, जो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। मौर्य वंश का महान शासक अशोक को ही बोला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है गांधार कला किस कला से प्रभावित थी। गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो ये यूनानी कला से प्रभावित थी, यूनानियों से प्रभावित था गांधार कला। मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो राजुक को मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? राजुक को मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है पर्ण किस धातु का सिक्का था। पर्ण किस धातु का सिक्का था? पर्ण जो था ना दोस्तों, चांदी का सिक्का था। किसका था? चांदी। ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्ण चांदी का सिक्का था। 41 में पूछा गया सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र उद्योग के लिए उरेयूर प्रसिद्ध था। कौन था दोस्तों प्रसिद्ध? उरेयूर। ये जो 2024 में पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया बीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी की। तो समुद्रगुप्त ने बीणा बजाते हुए सिक्का जारी किया था, जो कि इसको संगीत से बहुत लगाव था। तो क्वेश्चन में आ जाएगा दोस्तों किस गुप्त शासक का संगीत से बहुत लगाव था। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है फाहियान कौन था। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। कौन था दोस्तों? फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, मतलब समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है। समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति का रचना कौन किया था? बाणभट्ट। इसका रचना कौन किया था? बाणभट्ट। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों ये MBBI क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक वर्ष ये क्वेश्चन आ ही जाता है। मौर्य वंश के बारे में कुछ ना कुछ पूछता रहता है। मौर्य वंश के संस्थापक हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश का संस्थापक। और उसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और मौर्य वंश का महान शासक कौन था? तो अशोक था, जो महान शासक था। ओके दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।